हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। और पेपर है इसका 6 नंबर पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर में चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण। क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर द पैरामीटर ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का है ट्रेड और इंडस्ट्री जो होता है पैरामीटर के काम करता है उसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए। ठीक है। अमेरिका इज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट नेशन टुडे बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। अमेरिका जो है अपने ट्रेड और इंडस्ट्रीज के कारण आज सबसे वेल्दिएस्ट यानी धनवान राष्ट्र है आज के समय में। द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, the importance of books of account cannot be denied with increasing growth in trade and industries। यानी ट्रेड और इंडस्ट्रीज में जो के विकास में जो वृद्धि हो रहा है उसको उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट के इम्पोर्टेंस को डिनाइड नहीं किया जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट जस्ट टू रिकॉर्ड daily business transaction, but the success of business is also evaluated on their basis। यानी कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट जस्ट टू रिकॉर्ड डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी अकाउंट्स का जो बुक होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑब्जेक्टिव केवल डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, बट द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इवेल्युएटेड ऑन देयर बेसिस। उसी के बेस पर बिजनेस का जो सक्सेस है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। द फॉर्म ऑफ बिजनेस, द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नो लॉन्गर restricted टू sole proprietorship and partnership, but joint stock companies have come into existence। ये केवल वहीं तक सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप तक नहीं है, जबकि बल्कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी आ चुका है। एवरी इन्वेस्टर वांट टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। यानी कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, प्रत्येक इन्वेस्टर ये चाहता है कि अपना जो मनी इन्वेस्ट करे उससे पहले उस बिजनेस के पोजीशंस के बारे में जानकारी रख ले। तो 10 इस प्रकार ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज दिस डे पब्लिश दियर अकाउंट। जितने भी टाइप्स के कंपनी हैं वो सब अपने अकाउंट्स को पब्लिश करते हैं, सो डैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर गेट टू नो अबाउट द करेंट पोजीशन ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी के जो करेंट पोजीशन है उसको जान सके, है ना। फिर कह रहा है कि द स्टेटमेंट पब्लिश बाय कंपनीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी कंपनी अपना स्टेटमेंट यानी जो पब्लिश करता है उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। नॉर्मली द मीनिंग डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द स्टेटमेंट विच गिव्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस, बट पार्टिकली सॉरी प्रैक्टिकली द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड लॉस बैलेंस शीट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो भी कंपनी है अपने फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, जिसके लिए एक स्टेटमेंट पब्लिश करता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कंबाइंड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसीलिए कह रहा है कि नॉर्मली Normally, the meaning derived by financial statement is the statement which gives financial information of business। यानी नॉर्मल वे में अगर हम कहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी व्यवसाय के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करता है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए द कंबाइंड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इन दोनों को मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ठीक है। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये जो थ्योरी है इस थ्योरी पर कमांड कर ले, उसके बारे में फिर
एक्स्ट्रा डिस्कशन होगा अलग से। एज पर सेक्शन 2 शेड्यूल 40 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 यानी कंपनी एक्ट कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुच्छेद 40 के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स यानी कंपनी से जो रिलेशंस होते हैं उसमें इंक्लूड होता है ए बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के इन डेट को कंपनी का बैलेंस शीट होता है, वो इंक्लूड होता है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द केस ऑफ ए कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अगर या फिर कोई कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कोई एक्टिविटी कर रहा है बिना प्रॉफिट के लिए, तो उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइनेंशियल ईयर का इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल, अगर जो कोई इक्विटी चेंज हो रहा है, इक्विटी में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट होता है अगर अप्लीकेबल है तो। एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन एबव 1 to 4 यानी 1 to 4 में कोई भी अगर एक्स्ट्रा कोई पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमारा कंपनी एक्ट 2013 कहता है। प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with respect to one person company, a small company and document company may not include the cash flow statement, यानी ऊपर जो दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनमें विथ रिस्पेक्ट टू वन पर्सन यानी वन पर्सन कंपनी जो होता है ओपीसी, स्मॉल कंपनी होता है एंड डॉक्यूमेंट कंपनी होता है, तो उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल नहीं किया गया है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी वो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी शामिल कर सकता है। आई होप कि ये कंपनी एक्ट जो कह रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू टाइप्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। पहले इसको कहा जाता था, ठीक है, या फिर सोल प्रोप्राइटर के कंडीशन में इसको कह सकते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कंपनी एक्ट आजकल क्या कर दिया है कि नहीं भाई, अब उस सब को हटाओ और सिंपल एक ही रखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली टू टाइप्स के होगा, यानी इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम फॉर्मेट करेंगे तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में दिया हुआ है फॉर्मेट, पार्ट 2 में दिया हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग का बात है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करने चलते हैं तो हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले समझिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दो टाइप्स के होगा, एक हो गया इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हो गया पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के अंडर में बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के कंडीशंस में, अगर कोई कंपनी है जो प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसके लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं ऑपरेट होता है, यानी उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए वो सेटअप होते हैं या एक्टिविटी कर रहे होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, तो उन कंडीशन में उनको बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। तो ये हम लोग का जो चैप्टर है, बुक है, ये मैनेजमेंट अकाउंट है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग कंपनी को मैनेज करने के लिए ये कौन कौन से टूल्स का यूज होगा उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का ही बात करेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और एंड लॉस बनाएंगे। दूसरी बात की पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट। तो मेन रूप से यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो दो ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो ही डॉक्यूमेंट बनते हैं, दो ही स्टेटमेंट तैयार होते हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है बैलेंस शीट। अब इन दोनों में कौन कौन से इंफॉर्मेशन पुट किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कुछ दिन पहले कि भाई जो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम जो होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में दो अप्रोचेज है। पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के, यानी मॉडर्न वाले पार्ट को अगर हम समझे तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। यानी एक होता है एसेट, दूसरा होता है लाइबिलिटी, तीसरा होता है कैपिटल, उसके बाद होता है एक्सपेंस और उसके बाद होता है इनकम। ठीक है। तो इनको मिला करके ही, यानी ये एसेट है, लाइबिलिटी है और कैपिटल है, इन तीनों को मिला करके बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को B/S से डिनोट करते हैं और इन दोनों को, इनकम और एक्सपेंडिचर को मिलाकर स्टेटमेंट ऑफ PL बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ PL बनाते हैं। ठीक है। तो यही है हम लोग कैसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन को इसमें पुट करेंगे। तो आप इन एक्सपेंसेस में समझ गए होंगे कि एक्सपेंसेस बहुत टाइप के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे वेरिएंट है एक्सपेंसेस का, तो उन सब एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाएगा। उसी तरह से इनकम सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। उसी तरह से इनकम भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, तो उन सबको इसमें शामिल करना है। ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या है, तो एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल को शामिल करना है। अब चलते हैं हम लोग फिर से थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में अभी पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। उसके बारे में थोड़ा फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है कंपनी एक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 1, यानी उसके पार्ट 1 में कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 जो दिया हुआ है उसके पार्ट 1 में दिया है फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है। तो उसके फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले ऊपर हो जाएगा नेम, यानी नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम यहाँ पर लिख देंगे जो भी होगा।
बैलेंस शीट एज एट, चूंकि बैलेंस शीट इन डेट को बनता है, फाइनेंशियल ईयर जब इंड होता है तो उस डेट के यानी लास्ट डेट पर जो भी हमारा एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, उनको हम लोग लिखते हैं। वहाँ पर जिस डेट को बन रहा होता है उस डेट का यहाँ पर लिखते हैं। तो जनरली ये लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट को। कोई भी फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 है, तो 25 के जो 31 मार्च है, 31 मार्च को लास्ट डे होता है इसका, ठीक है, तो लास्ट डे को ही बनता है। तो लिखेंगे एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे। अब नीचे आ जाओ, क्योंकि पहले जो था ना बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता था वो क्या होता था, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल होता था। बट ये कंपनी एक 2013 का जो सेक्शन 129 का शेड्यूल थर्ड है, इसमें क्या कर दिया है कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन यानी बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, ये दोनों को वर्टिकली फॉर्म में क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, और ये उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने हो, ठीक है। उससे पहले हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे और वर्टिकल भी कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। जब भी अब हम प्रिपरेशन करेंगे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो वर्टिकली फॉर्म में ही बनाएंगे, जो हमारे कंपनी एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स यहाँ पे हो जाएगा, और इधर नोट नंबर होता है। अगर किसी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे आइटम्स का कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए नीचे जो है ना नोट टू अकाउंट में हमें उसका अमाउंट कैलकुलेट कर देना होता है। तो वहीं किस नोट में हम लोग किस नोट नंबर में अमाउंट कैलकुलेट किए हैं, वहाँ नोट नंबर यहाँ दे देना होता है। फिर उसके बाद फिगर्स है एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर यानी रिपोर्टिंग पीरियड, करेंट रिपोर्टिंग पीरियड जिस समय हम करेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं। और फिगर्स एट द, फिगर्स का मतलब अमाउंट में जो फिगर होता है कंपनी के जो भी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वो उसका जो फिगर है अमाउंट में हम लोग डिनोट करते हैं या अमाउंट में लिखते हैं। तो फिगर्स एट द एंड ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग ईयर, और दूसरा है कि फिगर्स एट एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर, पिछले साल के जो रिपोर्टिंग ईयर है, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। तो अभी कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, आप नॉर्मली किसी करंट ईयर का ही बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक चैप्टर टॉपिक्स अलग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप 2 ईयर्स का अमाउंट जो अमाउंट का फिगर है वो पुट करके आप कंपेयर करेंगे। कंपेरिजन करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब उसमें आपको रिक्वायर्ड होगा ये 2 अमाउंट के कॉलम्स का, अदरवाइज आप सिंगल अमाउंट्स में भी बना सकते हैं। फिलहाल अगर मान लो कोई ऐसा कंपनी है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ हो, इस करेंट ईयर में ही स्टार्ट हुआ हो, तो उसका प्रीवियस ईयर का कोई भी फिगर होगा नहीं। जब फिगर नहीं होगा तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन भी तो अभी नहीं करना है। जब तक 2 ईयर्स नहीं होगा तब तक उस कंपनी का हम क्या चीज़ का कंपैरिजन करें, यानी पिछले साल सब कुछ नील था और अभी जो भी हुआ है करेंट ईयर में तो फिगर है वही है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकुलर्स के बाद अब अमाउंट वाला ये दोनों अमाउंट है, तो दोनों में से कोई सॉरी दोनों में से कोई नहीं, करेंट ईयर वाला अमाउंट आपको पुट करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर तब करना होगा जब आप कंपेरिजन के लिए कर रहे होंगे, यानी आपको कंपेयर करना है कि पिछले साल क्या है और करेंट ईयर में क्या है, तब आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, तो पार्टिकुलर्स में जिस तरह से हेडिंग दिया है कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 के शेड्यूल थर्ड में, उसी तरह से हेडिंग देंगे और उसी तरह से उसमें जो जो चीज़ें आती हैं अंडर हेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर हेड में आता है, यानी एक तरफ से मान लो कि एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एक पार्ट हो गया और दूसरी पार्ट में हो गया एसेट।
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के पार्ट में जो 1 नंबर दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड है। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आते हैं? तो शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर के लिए जो कोई वारंट होता है उसके लिए जो मनी रिसीव्ड हुआ होता है, ठीक है, तो वो भी शेयर होल्डर्स फंड में ही आते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये ए, बी और सी भी आ जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर में है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन मनी आ चुका है बट उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो वो भी इसी में लिखा जाएगा क्योंकि वो लाइबिलिटी है जब तक कि हम अलॉट नहीं कर देते हैं। अगर अलॉट कर देते हैं तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और अलॉट नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, या तो हमें रिफंड करना पड़ेगा या फिर उसको शेयर अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उसको लाइबिलिटी साइड में लिखा गया है। तीसरा नंबर पे है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, यानी अदर देन करंट लाइबिलिटीज, ठीक। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आ जाता है, फिर उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कोई हो तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है। तो इसी तरह से अरेंज करके शो करेंगे, जिसका अमाउंट दिया होगा उसका अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज उसको हम खाली रहने देंगे, ठीक है, उसमें कोई भी अमाउंट पुट नहीं करेंगे, ठीक है, जिसमें होगा उसमें अमाउंट पुट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है फॉर्मेट में 4 नंबर करेंट लाइबिलिटीज का, यहाँ आपको दिख रहा होगा करेंट लाइबिलिटीज। तो इसमें हम लोग जो कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि भाई कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, यानी कुछ समय के लिए उधार लिया गया हो, यानी 1 साल के अंदर में ही पेबल हो तो उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहेंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, यानी ट्रेड का कोई पेबल्स है, यानी ट्रेड में अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए कोई अमाउंट है जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी की तरह है और उसको हमें पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग ट्रेड पेबल्स के अंडर में रखेंगे। ट्रेड पेबल्स के अंडर में जनरली आता है क्रेडिटर्स, जिसको शॉर्ट में CRS बोलते हैं, और फुल फॉर्म में आप क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, पूरा लिख दीजिए, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दोनों मिल करके इसमें आता है ट्रेड पेबल बनता है, ठीक है। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को ऐड कर देते हैं तो ट्रेड पेबल्स बनता है। अदर करंट लाइबिलिटीज अगर कोई है तो वो डालेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है वो भी इस करंट लाइबिलिटीज के अंडर में होगा। तो ये तो पार्ट था, एक पार्ट जो हम लोग पहले हॉरिजेंटल के कंडीशंस में बनाते थे, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी एंड कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं लिख रहा है क्योंकि ये कंपनी का है, ठीक है। तो कंपनी के अंडर में जो कैपिटल होता है वो इक्विटी फॉर्म में होता है, इक्विटी लिख दिया गया है, यानी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी या इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बात एक ही है। तो एक पार्ट यहाँ पे कवर हो गया, ठीक। अब दूसरा पार्ट है कि भाई एसेट, कौन कौन सा एसेट है कंपनी का, एसेट में शो करेंगे। 2 नंबर में एसेट दिया हुआ है। अब इस एसेट के अंडर में कौन कौन से एसेट आएगा, तो एक आएगा, यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या दिया, एसेट। अब एसेट के अंदर में नॉन करेंट एसेट आता है, नॉन करेंट एसेट के अंदर में कौन कौन से आता है, तो फिक्स एसेट में ही बहुत सारा एसेट आता है। फिक्स एसेट में कौन सा एसेट आएगा, तो टेंजिबल एसेट आ जाएगा, इनटेंजिबल एसेट आ जाएगा। टेंजिबल मतलब विच all those asset which can seen और टच, ठीक है, वो टेंजेबल एसेट होता है। ऑल दोज एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच, इनटेंजिबल एसेट होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो भी है कैपिटल लगा हुआ है जिसमें हमारा काम जो है प्रगति पर है, वो भी अभी हमारा एसेट ही होता है जिसमें पैसा कुछ लगा है और काम हो ही रहा है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है जो डेवलपमेंट के अंडर में है, कुछ पैसा लग गया है और काम होते ही पूरा फाइनल हो जाएगा, तो वो भी हमारा एसेट ही होता है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि वो विकास के अंतर्गत है बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग नॉन करेंट एसेट के अंडर में डाल लेते हैं, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी नॉन करेंट एसेट के अंदर में आएगा। डिफर्ड टैक्सेस है वो भी नॉन करेंट एसेट के अंडर में आएगा। डिफर्ड टैक्सेस होता है, ठीक, यानी कोई ऐसा टैक्सेस है किसी चीज़ के बारे में जिससे हम ज़्यादा ही पेमेंट कर दिए हो, जितना बनता है उसका टैक्स उससे ज़्यादा ही टैक्स पेमेंट कर दिए हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस।
कोई लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस है तो वो भी हमारा करेंट एसेट में आ जाएगा। अदर नॉन करेंट एसेट, कोई भी अगर नॉन करेंट एसेट है तो वो भी यानी नॉन करेंट एसेट के अंदर में ही आएगा। ठीक है। करेंट नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट जो होता है उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है, जिसका पार्ट्स बहुत सारा यहाँ दिया, 4 पार्ट्स दिया हुआ है। चारों पार्ट्स को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसको अलग से यानी समझ के कैटेगराइज में यानी अलग अलग कैटेगरीज में इसको रखा जाएगा। ठीक है, जो भी जिस कैटेगरीज का होगा। या फिर ये कैटेगरी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो नॉन करेंट एसेट हेडिंग दे देंगे और ये सीधे फिक्स एसेट लिखेंगे, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। बाकी ये सब क्या रह जाएगा, फिक्स एसेट में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ फिर अब है कि भाई करेंट एसेट, नॉन करेंट का एसेट का तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई अदर नॉन करेंट एसेट भी होगा तो वो नॉन करेंट एसेट में शामिल कर लेंगे। उसके बाद करेंट एसेट में कौन कौन से चीज़ को शामिल करेंगे, अगर कंपनी के पास है तो कंपनी के पास करेंट इन्वेस्टमेंट होगा वो करेंट एसेट में आएगा। इन्वेंट्रीज यानी जो स्टॉक पड़ा होता है तो इन्वेंट्रीज बोलते हैं, वो होगा तो करेंट एसेट में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो भी होगा ये मिला लेंगे तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हो या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज़ हो भी करेंट एसेट में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को दिए हैं, ठीक है, अगर लिए हैं तो वो करेंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा, और दिए हैं कंपनी कोई किसी को दिया है शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस किसी को दिया है तो वो करेंट एसेट में आएगा। और कंपनी कहीं से लिया है शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस तो वो लाइबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है। अदर करेंट एसेट भी होगा तो करेंट एसेट के अंडर में उसको हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर एसेट का टोटल जो करेंगे, एसेट का टोटल आएगा यहाँ लिखेंगे, और इस ईयर का, अगर इस ईयर का भी है तो यहाँ लिख लेंगे टोटल। अगर मान लो यहाँ लाइबिलिटीज़ का टोटल है तो लाइबिलिटीज़ का टोटल यहाँ लिख लिए। तो लाइबिलिटी का टोटल यानी 1 नंबर जो यहाँ हेडिंग में दिया गया है, 1 नंबर में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और 2 नंबर में एसेट, तो दोनों का जो टोटल होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का जितना टोटल होगा उतना ही एसेट का भी टोटल होना चाहिए। यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के इक्वल ही हमेशा क्या होता है, एसेट होता है। ये बैलेंस शीट का फंडा है। अगर ये सही मतलब इक्वल है तो सही है, नहीं तो कहीं ना कोई आइटम आपसे गड़बड़ हो रहा है या फिर छूट रहा है। ठीक, उसको फिर से रीचेक करेंगे। यही है तरीका इसको जांचने का। दूसरा है पार्ट 2 में यानी कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। उसमें भी फॉर्मेट जो दिया है, सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिख लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी पीडीएफ बनाए हैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये प्रॉफिट इधर आ गया है, क्योंकि इसको आना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड। किस ईयर को इंड करने के लिए ये बनाया जा रहा है, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर इंड हो रहा है और उसके इंडेड पर बन रहा है तो उस ईयर के नाम लिख देंगे। ठीक है। फिर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, नोट टू अकाउंट लिखेंगे, फिगर्स है करंट ईयर का और ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है। पार्टिकुलर्स के अंडर में क्या है, जिस तरह से कंपनी एक्ट के अंडर में लिखा गया है सारी चीज़ों को उसी तरह से याद रखेंगे। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जिसको हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं या टोटल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सेल प्रोसीड से जो भी अमाउंट रिसीव हुआ होगा यहाँ लिखेंगे। अदर इनकम अगर कोई है तो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, यानी 1 + 2 को, तो यहाँ टोटल रेवेन्यू यहाँ ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है। अब इनमें से इन एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, तो पहले एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर यानी 4th नंबर में लिखेंगे और इसके अंडर में क्या क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिनांस कॉस्ट, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। जो भी होगा इन सब में चेंजेस होगा तो उसको हम लिखेंगे। जैसे मान लो पहले था 2000 का स्टॉक, अब हो गया है 3000 का स्टॉक,
जो भी चेंजेज हो रहा है, कितना का स्टॉक चेंज हुआ है तो 1000 का, तो यहाँ पे 1000 अमाउंट लिख, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई एसेट है जो टेंजिबल है और उसको उसमें उसके यूज के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आता है, उस कमी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। और कुछ ऐसे एसेट होते हैं, फिक्स एसेट, जो इनटेंजिबल होते हैं और उनके वैल्यू में जब कमी आता है उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों जो वैल्यू में कमी आ रहा है दोनों को डिप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरीज दिया हुआ है, तो अलग अलग लिख सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस कोई हो वो भी लिखा जाएगा। बहुत सारे एक्सपेंसेस के टाइप्स हो सकते हैं, आइटम्स बहुत सारा है जिसके थ्रू हम एक्सपेंस कर सकते हैं अपने कंपनी के अंडर में, ठीक है। तो जो भी आइटम्स होगा एक्सपेंडिचर का, उस सारे आइटम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर का टोटल कर लिया जाएगा। टोटल करने के बाद यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, फिफ्थ नंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो वहाँ जो थर्ड नंबर का टोटल किया है टोटल रेवेन्यू, और यहाँ टोटल एक्सपेंस हो गया, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को घटा देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, यानी ऐसा प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर लिख लो, ठीक है, लिख दोगे। उसमें से अभी टैक्स नहीं दिए हैं तो टैक्स दे दो, ठीक है। 6 नंबर में टैक्स ले लो, टैक्स यहाँ पे लिखोगे और घटा दोगे, तो जो बाद में प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। इसी को हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो होता है उसको ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होता है उसको माइनस करते हैं, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही नेट प्रॉफिट मान लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको भी नेट प्रॉफिट मान सकते हैं। जब आपके पास जो पैसा है, जितना भी प्रॉफिट आया है उसमें से टैक्स नहीं देना है तो वही नेट प्रॉफिट हो जाएगा, टैक्स देना है तो टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अभी तक जो आप फॉर्मेट पढ़े हैं इसके बेस पर अगर प्रॉब्लम दिया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग रहने देते हैं, अगले पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन कल पढ़ा जाएगा या नेक्स्ट डे को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। अभी नहीं हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसमें आप लोग बोरिंग फील करेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा करके ही नॉलेज ले, बट उस पर कमांड होना चाहिए, कमांडिंग करते चले, ठीक है। क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज अगर सही से नहीं है तो फिर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसको बढ़िया से समझिए आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, गुड बाय।